नमस्कार, एडसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रशासनिक सेवा यानी सिविल सर्विस की तैयारी कैसे की जाए। अब तक हम लोग कई बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं और विषयवार भी चर्चा किया कि इस विषय को लेने से क्या फ़ायदा हो सकता है। लेकिन यूपीएससी के एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ का बहुत ही अहम रोल है। अगर इसकी तैयारी की जाए तो काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त किया जा सकता है और सफलता के जो संभावना होती है अच्छी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर भी लोगों को बहुत ही ध्यान देना चाहिए। खास करके प्रीलिम्स में भी सामान्य अध्ययन के बहुत ही महत्व है और मेंस में भी, दोनों जगह पे। और अगर साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो वहाँ तो पूर्ण रूप से आपको सामान्य अध्ययन पर ही निर्भर करना पड़ता है। सामान्य अध्ययन की जानकारी चेक की जाती है। तो सामान्य अध्ययन के कौन कौन से पहलू हैं, कौन कौन से आयाम हैं और उसको किस तरह से तैयार किया जाए, किस तरह से उसमें अच्छे अंक लाया जाए, क्या पढ़ा जाए, इन सभी बिंदुओं पर आज बातचीत होगी। और बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर आनंद वर्धन जी। आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए हैं, प्रतियोगी रहे हैं और अच्छे मार्क्स लाए हैं। न सिर्फ पिछले दिनों हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इतिहास में इनके सबसे अधिक मार्क्स थे, तो सामान्य अध्ययन में भी इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। एसए में भी 200 में 180 के आसपास अंक लाना ये बड़ी बात है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आनंद वर्धन जी को यहाँ बुलाएं और आप लोगों को उनका मार्गदर्शन मिले, इस उम्मीद के साथ कि एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा। मैं आनंद वर्धन जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। धन्यवाद एवं नमस्कार आप सभी लोगों को, प्रतिभागियों को विशेष रूप से, जो सिविल सेवा परीक्षा को अपने करियर के दृष्टिकोण से चुनते हैं। आज का विषय जो है वह सामान्य अध्ययन है और एक्चुअली यदि सही संदर्भ में कहा जाए तो सामान्य अध्ययन के पेपर में ही हम लोगों के पास दूसरे अन्य विद्यार्थियों से अधिक अंक लाकर सफल होने के लिए ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। और पूरी जो यूपीएससी की परीक्षा है उसको हम कह सकते हैं कि सबसे सबल पक्ष, सबसे निर्णायक पक्ष, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो है वह सामान्य अध्ययन है। आपको ये विदित है कि जो प्राथमिक परीक्षा है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से में पहले एक वैकल्पिक विषय भी होता था। इतिहास, भूगोल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट होते थे, उनको हटा दिया गया और बदले में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट को सम्मिलित किया गया। इस परिवर्तन के बावजूद भी सामान्य अध्ययन की जो उपयोगिता है, वह उपादेयता अभी तक बनी हुई है। और सामान्य अध्ययन को यदि हम विषयों में बांट कर देखें कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से विषय हैं जिनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देती है, तो उसमें हमारे समक्ष कई महत्वपूर्ण विषय स्पष्टतः सामने आते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण विषय है वह भारतीय इतिहास एवं संस्कृति है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वह है समसामयिक घटनाक्रम, जिसके अंतर्गत हम विदेश नीति से संबंधित मामले, देशों के बीच में, कई देशों के बीच में जो राजनयिक संबंध हों उनकी समीक्षा। और साथ ही इसके हम लोग देखते हैं कि कुछ विषय जो बहुत ही गंभीर विषय हैं, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली से जुड़े हुए प्रश्न, और उसके बाद जो तकनीकी एवं वैज्ञानिक विकास है, उपलब्धियां हैं देश की, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और मुख्य परीक्षा में आमतौर पे सांख्यिकी से भी प्रश्न पूछा जाता रहा है।
तो इस तरह से सामान्य अध्ययन का एक व्यापक अर्थ है। इसके अंतर्गत भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, भारतीय संस्कृति जैसे कई महत्वपूर्ण विषय होते हैं और इन विषयों को समान महत्व देकर पढ़ना ही किसी भी प्रतिभागी के लिए सबसे बड़ी सूझबूझ है। हम लोग ये देखेंगे कि जो सामान्य अध्ययन के जो पत्र हैं वो प्रिलिमिनरी परीक्षा में कितना महत्व रखते हैं। आम तौर पे प्रवृत्ति देखी गई है कि भारतीय इतिहास से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों खंडों में हम लोग बांटे। तो पिछले कुछ वर्षों में ये प्रवृत्ति देखी गई है कि खास करके आधुनिक भारत से, जिसे हम स्वतंत्रता आंदोलन का काल कह सकते हैं, इससे ज़्यादातर प्रश्न पूछने की कोशिश रही है यूपीएससी की। इसमें एक मूलभूत बात यह भी है कि आधुनिक भारत का निर्माण कैसे हुआ है यह और भारत के विकास की संभावनाएं क्या क्या है, इन संभावनाओं की पृष्ठभूमि क्या है, इसको विशेष रूप से सिविल सर्वेंट जानता है या नहीं जानता है। तो इसलिए किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वह भारतीय इतिहास को कई महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से पढ़े। चूँकि सिविल सर्विस परीक्षा का मुख्य ध्येय यह नहीं है पता करना कि सामान्य तौर पे विद्यार्थी के पास कितनी जानकारियां हैं, उसके पास तथ्यों का कितना बड़ा भंडार है, बल्कि सिविल सर्विसेज का उद्देश्य यह जानना होता है कि व्यक्ति के पास कितनी बौद्धिक शक्ति है कि वह अपने अध्ययन का समुचित प्रयोग अपने प्रशासनिक जीवन में कर सकता है। तो इसमें इतिहास एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इतिहास में भी जो आधुनिक इतिहास है उसके ऊपर सिविल सर्विस सेवा परीक्षा का बहुत बड़ा जोर होता है। यह कोशिश की जाती है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से कहीं न कहीं प्रश्न पूछे जाए और विशेष रूप से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसमें भी स्वतंत्रता आंदोलन के कालखंड के प्रश्न बड़ी संख्या में होते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग है वह है भारतीय भूगोल और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक भौगोलिक संपदाओं से संपन्न देश है, तो भूगोल की अपनी विशेष महत्ता है किसी भी देश के निर्माण में और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को, प्राकृतिक संसाधनों को एक सिविल सर्वेंट कितने अच्छे तरीके से समझता है यह जानना बहुत आवश्यक होता है उसके लिए और इसीलिए भूगोल से भी बड़ी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें यहाँ ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें हैं कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है या भारत की जो भूभौतिक संरचना है, प्रश्न केवल इनसे संबंधित नहीं होते बल्कि प्रश्नों का जो मूल विषय होता है वो होता है कि भारत के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, भारत के जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो कहाँ और किस रूप में पाए जाते हैं और उनका उपयोग किस रूप में किया जाता है, भारत में अधः संरचना का विकास किस प्रकार हुआ है, उद्योगों का विकास किस रूप में हुआ है। इन सब बिंदुओं के ऊपर विशेष रूप से दृष्टि डालने की ज़रूरत होती है। इसी तरह से तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे कहा है वह है भारतीय राज व्यवस्था और भारतीय राज व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बगैर समझे भारत के शासन के चरित्र को नहीं समझा जा सकता है। इसलिए यूपीएससी भारतीय राज व्यवस्था से भी बड़ी संख्या में प्रश्न पूछती है और हम लोग इनका क्रमवार विश्लेषण करेंगे कि कैसे इनका अध्ययन किया जा सकता है। चौथा महत्वपूर्ण विषय भारतीय अर्थव्यवस्था है। आर्थिक प्रणाली भारत की किस प्रकार की है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की उपलब्धियां क्या क्या हैं,
इन विषयों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। खास करके जिस साल परीक्षार्थी परीक्षा में अपीयर हो रहा हो उस वर्ष का बजट क्या है और जो नया बजट है उसकी दिशा क्या है, उसमें नए प्रावधान क्या क्या हैं, इन विषयों पर विद्यार्थियों को निश्चित रूप से अच्छी समझ, अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। इन सब के अलावा हम देखते हैं कि वैज्ञानिक विकास के दृष्टिकोण से हम क्या क्या उपलब्धियां हासिल कर सके हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्पेस रिसर्च के दृष्टिकोण से या न्यूक्लियर रिसर्च के दृष्टिकोण से, इसी प्रकार से मेडिकल साइंस में कोई भारत ने बड़ी उपलब्धि प्राप्त की हो, तो इन अलग अलग विज्ञान के विषयों में हमारी उपलब्धियां क्या क्या हैं, इन विषयों से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुल मिला कर ये कहा जा सकता है कि यूपीएससी के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाने की जो प्रवृत्ति है उसमें कुछ मूलभूत बातें हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि एक प्रशासक भारत के इतिहास, संस्कृति, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ के भूगोल, यहाँ के वैज्ञानिक विकास की गति को किस रूप में मूल्यांकित करता है, किस रूप में समझता है, उसको जानने की कोशिश की जाती है। और इसीलिए विद्यार्थियों को इन विषयों के ऊपर विशेष रूप से न केवल ध्यान देना चाहिए बल्कि उनके पास समुपयुक्त तथ्य हों और इन तथ्यों की वो समुपयुक्त सही प्रकार से जानकारी दे सकें और उनको विश्लेषित कर सकें। यह जो है सिविल सेवा की जो परीक्षा है उसमें सफल होने का एक सबसे बड़ा सूत्र है। हम लोग सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से तैयारी कैसे की जाए इस बात के ऊपर ध्यान देंगे। सबसे ज़रूरी ये है कि आधारिक प्रश्न आपके जो भी हों, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हों प्रारंभिक परीक्षा के या मुख्य परीक्षा के विश्लेषणात्मक प्रश्न हों, उसमें हम कोई गलती नहीं करें। यह हमारे पहला अप्रोच होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए। आधारिक प्रश्न कैसे ठीक होंगे और कैसे हम उसका सही उत्तर दे सकते हैं, इसके लिए यह ज़रूरी है कि NCERT के द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकें जो हैं विज्ञान के ऊपर, इतिहास के ऊपर, भूगोल के ऊपर, राज्य व्यवस्था के ऊपर इनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें। भूगोल में तो कई बार आपको 6ठी और 7वीं कक्षा की किताबें जितना महादेशों को समझने में और वहाँ के भौगोलिक स्वरूप को समझने में मदद करती हैं, वो आप बड़ी किताबों से कई बार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि 11वीं 12वीं तक का जो सिलेबस है NCERT का, वो हमारे आधारिक ज्ञान के विस्तार का सिलेबस है, आधारिक ज्ञान को अच्छा करने का सिलेबस है। तो इसलिए हम भी सबसे पहले, चाहे वो राज्य व्यवस्था का प्रश्न हो, लोकतंत्र का प्रश्न हो, वह भारतीय शासन प्रणाली की बात हो, हम उसको NCERT के टेक्स्ट से समझने की कोशिश करें। यही काम हम अपने अन्य विषयों के लिए भी कर सकते हैं, भूगोल के लिए भी, इतिहास के लिए भी कर सकते हैं और साथ ही साथ विज्ञान के दृष्टिकोण से भी कर सकते हैं। तो जब हम NCERT के टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो हमारी जो आधारिक जानकारी है, आधारभूत जानकारी है, वह हमारे पास होगी और इससे ही ज़्यादातर प्रश्न हमें परीक्षा में कहीं न कहीं पूछे जाते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण टेक्स्ट जिसको मैं पढ़ने के लिए आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप इसे अवश्य पढ़ें और इसके पढ़े बगैर आपके सामान्य अध्ययन में अच्छे मार्क्स लाने की जो कल्पना है वह सिर्फ कल्पना रह जाएगी, अधूरी रह जाएगी। यह टेक्स्ट है प्रतिवर्ष एक पब्लिकेशन डिवीज़न की ओर से, भारत सरकार की ओर से भारत इंडिया 2011 या इंडिया 2012 करके प्रकाशित किया जाता है। इसमें कृषि, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, हेल्थ, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में भारत की योजनाएं किस प्रकार की हैं और भारत किन किन उपलब्धियों को हासिल करने के दिशा में अग्रसर है, इसका एक बहुत ही सुंदर विस्तृत विवरण दिया हुआ होता है।
ये किताब हर साल प्रकाशित होती है, एक सरकार के वार्षिक रिपोर्ट जैसी पुस्तक है। और इसको यदि हम लोग अध्ययन करते हैं तो इससे हमें सामान्य अध्ययन के पेपर में बहुत अच्छा करने का अवसर मिल जाता है, हम उसमें अच्छा कर पाने की स्थिति में होते हैं। तो एनसीईआरटी के बाद आप इन टेक्स्ट को पढ़ें, जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया, और इसके साथ साथ आप अलग अलग विषयों के लिए कुछ बहुत ही अच्छे जो पुस्तकें हैं, अच्छी पुस्तकें हैं, उनको भी आप पूरी तरीके से पढ़ें, और इसका निश्चित रूप से आपको लाभ जो है वो सिविल सेवा की परीक्षा में जो है वो मिलेगा। जैसे मैं सबसे पहले इतिहास की बात करूं तो एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, आर.एस. शर्मा की, रामशरण शर्मा की, ये बेहद उपयोगी पुस्तक है, वैचारिक दृष्टिकोण से संतुलित पुस्तक है। मध्यकालीन भारत में आप सतीश चंद्र की पुस्तक, और आधुनिक भारत में आप बिपिन चंद्र की स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक को पढ़ सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी चाहता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के दृष्टिकोण से वह तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करे, तो उसके लिए बड़ा आवश्यक हो जाता है कि वो इतिहास को बहुत ही गहराई में पढ़े। भले ही उसके लिए इतिहास एक वैकल्पिक विषय नहीं हो, फिर भी चूंकि इतिहास से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए उसकी तैयारी इतिहास के मामले में काफ़ी अच्छी होती है। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट पढ़ने के अलावा आप कुछ एक किताब पढ़ने के बारे में सोच सकते हैं, और इनमें जो पुस्तकें हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बताना चाहूँगा कि वो हिंदी निदेशालय कार्यान्वयन जो दिल्ली सरकार की दिल्ली विश्वविद्यालय का एक विंग है, वहाँ से प्रकाशित होती है, और वह बहुत अधिक उपयोगी हो सकती है। इसी प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि गजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2, इसकी बात मैंने यूपीएससी की परीक्षा के संदर्भ में पूर्व में भी की है कि गजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2 जो है, यदि हम एनसीईआरटी के अलावा पढ़ें तो यह एंशिएंट और मिडिवियल दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है, और विशेष स्थान है यूपीएससी की परीक्षा में आधुनिक भारत का, और इसको हम लोग कई खंडों में हम बांट कर देख सकते हैं। एक तो समाज सुधार आंदोलन का काल है, यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके मुख्य परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि ब्रह्म समाज या आर्य समाज, या इसके अतिरिक्त रामकृष्ण मिशन, या बहुत सारे अन्य समाज हैं, प्रार्थना समाज जैसा समाज है, और इसी तरह से अलीगढ़ एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, अहमदिया आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। यदि हम इस्लाम के अंतर्गत के सुधार आंदोलन की बात करें तो इसी तरह से रहनुमाई मजादियान सभा, पारसियों के अंदर धर्म सुधार के आंदोलन की एक सभा थी। तो 19वीं शताब्दी का जो भारत है उसमें बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन और धार्मिक परिवर्तन हो रहे थे, और नए युग के आलोक में पुरानी रूढ़ियों को, पुराने रीति रिवाजों को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक दायरे में से उनको हटाने की कोशिश की जा रही थी। तो इन सुधारवादी आंदोलनों की भारतीय नवजागरण में, आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है, और इसलिए इन विषयों से संबंधित प्रश्न ज़्यादातर बार आते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में ऐसा माना जाता है कि ही वॉज मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के वो एक प्रकार से आदि पुरुष थे। इस प्रकार की बातें कही जाती हैं, और वो बहुत अर्थों में कही जाती हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और लड़ाई करी। इसी प्रकार से वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा का व्यापक विरोध किया। तो उनकी जो सोच थी, उनकी कार्यनीति थी समाज परिवर्तन की, उसको समझने की बहुत ज़रूरत होती है। दयानंद सरस्वती ने कालांतर में आर्य समाज आंदोलन चलाया, और आर्य समाज आंदोलन से जुड़ा हुआ आंदोलन था शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन का या आर्य समाज आंदोलन का तब की भारतीय जनजीवन व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, यह जानने की और सोचने की बहुत आवश्यकता होती है।
इसी प्रकार अन्य आंदोलनों के संदर्भ में भी हमें जानकारी की बहुत ज़रूरत होती है। तो आधुनिक भारत को हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक बहुत ही बड़ा ही कालखंड है और इसमें बहुत सारे विषयों की ज़रूरत समझने के लिए पड़ती है। इतिहास तो एक मूल विषय है, लेकिन भारत में संवैधानिक और प्रशासनिक विकास कैसे हो रहा है उसको समझने के लिए भी हमें स्वतंत्रता आंदोलन की ज़रूरत पड़ती है। आप भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को तब तक अच्छी तरह से नहीं समझ सकते जब तक कि आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा को नहीं समझ रहे हैं। तो इसलिए कुछ विषय ऐसे हैं जिनके बीच एक विभाजक रेखा नहीं खींचा जा सकता है। जो इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री आधुनिक काल की है, कुछ ऐसा ही उनके बीच सहजात संबंध है। मैं इसके अलावा आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आधुनिक भारत का विषय हम लोग चूँकि ले रखे थे कि आधुनिक भारत के बारे में गांधी के आंदोलन और गांधी के समानांतर बहुत सारे आंदोलन हैं। कई बार विद्यार्थी मुख्य धारा से जुड़े हुए प्रश्नों को पढ़ते हैं, वामपंथी आंदोलन को नहीं पढ़ते, किसान आंदोलन को नहीं पढ़ते, मजदूर और श्रमिकों के आंदोलन को नहीं पढ़ते, स्त्रियों की सहभागिता से संबंधित प्रश्नों के ऊपर बहुत बात नहीं करते। यह विद्यार्थी की ओर से की गई कई प्रकार की भूलें हैं। हमें हमेशा याद होना चाहिए कि स्वतंत्रता आंदोलन की एक नहीं कई धाराएं हैं। उन धाराओं का बहुत ही विशेष महत्व है और उस महत्व को हमें नज़रअंदाज नहीं करके चलना चाहिए, नहीं तो हम यूपीएससी में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते हैं। जैसे विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए एक और विशेष बात पर कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के आंदोलन थे, लेकिन गांधी जी ने सबों को एक राष्ट्रीय आंदोलन के दायरे में लाने की कोशिश की। जैसे पंजाब में गुरुद्वारा प्रबंधन को लेकर चल रहा आंदोलन था, या सुदूर दक्षिण में जो आंदोलन चले वो मंदिर में वायकोम और गुरुवायूर जैसी जगह पे चले जहाँ पे मंदिर प्रवेश का आंदोलन था। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी किसान और मजदूरों के आंदोलन हुए, परंतु गांधी जी ने इन सभी आंदोलनों को एक सूत्र में बांधा और उसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का नाम दिया है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के अभिन्न अंग बन गए। ऐसी समस्त प्रवृत्तियों के ऊपर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि भारत एक बहुभाषिक राज्य है, भारत एक बहुसांस्कृतिक राज्य है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना जो अलग अलग कारणों से अलग अलग क्षेत्रों में फैली, परंतु वो एक मूल बिंदु पर आकर एक होती थी, वह थी अंग्रेज विरोध की नीति, औपनिवेशिक विरोध की नीति। तो इनके कारणों की समीक्षा हमें बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए और इनका तथ्यपरक उत्तर भी हमें देना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी विद्यार्थी की सफलता में। जहाँ तक आधुनिक भारत को पढ़ने की ज़रूरत है, इसको आप 3 भागों में बांटिए। एक कि भारत में प्रशासनिक और संवैधानिक सुधार कैसे हुए, इसके लिए आप यशपाल और ग्रोवर की किताब की सहायता ले सकते हैं। दूसरा एक जो इम्पॉर्टेंट विषय बनता है वह है गांधीयन आंदोलन का, गांधी के आंदोलन का या कांग्रेस के आंदोलन का। इस आंदोलन के लिए, इनको समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल किताब है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जो बिपिन चंद्र की लिखी हुई है, उस पुस्तक को पढ़ें। वैसे 5 ऑथर्स ने इसको कंट्रीब्यूट किया है। तीसरे महत्वपूर्ण पुस्तक सुमित सरकार की है और यह पुस्तक हमें गांधी के समानांतर चलने वाले जो महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, जैसे कि किसान आंदोलन है, मजदूर वर्ग आंदोलन है, श्रमिक वर्ग का जिसे हम आंदोलन कर सकते हैं, इन सभी आंदोलनों की दिशा किस प्रकार की थी, इसको समझने के लिए आप सुमित सरकार की किताब को पढ़ें। तो यशपाल एवं ग्रोवर, दूसरी बिपिन चंद्र और सुमित सरकार, मैं आपको इन 3 किताबों के माध्यम से ये सलाह दूंगा कि आप इन 3 किताबों को ध्यान में रखकर सिविल सेवा की तैयारी करें। यहाँ एक दूसरा जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय की ओर हम चलेंगे, जिसका नाम है भारतीय राज व्यवस्था। और भारतीय राज व्यवस्था जो है वो बहुत ही उपयोगी खंड है, खास करके हम यदि मुख्य परीक्षा की बात करें। कई सारे प्रश्न जो हैं वो भारतीय संविधान से आते हैं।
हमें अपने संविधान के जो निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको जानना चाहिए कि कौन सा सिद्धांत, कौन सा तथ्य कहाँ से उभर कर आया और हमने उसे किस रूप में अपनाया। आपको मालूम है कि जो भारत का संविधान है उसमें दुनिया के बहुत सारे संविधानों का सम्मिश्रण है। बहुत कुछ हमने बाहर के देशों के संविधान से लिया है। वैसा क्यों लिया है? यदि मूल अधिकार का विषय है या कर्तव्य का विषय है तो वो अधिकार और कर्तव्य के विषय हमने लोगों ने कैसे लिए हैं। यदि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स की बात है तो वह हमने क्यों लिया है, और डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स हैं, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, वो किस प्रकार मौलिक अधिकारों से अलग हैं। ऐसे समस्त छोटे छोटे विषयों में जाने की आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी करती है। हम ध्यान रखें किन किन बातों को इंडियन पॉलिटी के लिए, एक बार हम लोग उस पर फिर केंद्रित करेंगे कि सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो यह है कि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ही मूल चरित्र को समझें और हमारे सारे उत्तर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसके इस चरित्र को रूपायित और रेखांकित करते नजर आते हों। जैसे हम कहते हैं कि हम एक सार्वभौम, स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्षतावादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं, तो यह हमारे प्रस्तावना में है और यह हमारे संविधान की आत्मा है। इस तरीके से हम यदि संविधान के बहुत सारे प्रावधानों को समझेंगे तो हम अपने लोगों के साथ न्याय करने में सक्षम होंगे। और आपको मालूम है कि भारत की शासन प्रणाली में संविधान को समझने की ज़रूरत कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप स्वयं एक प्रशासक के रूप में संविधान के रक्षक होंगे। तो इसलिए यूपीएससी अपेक्षा करती है कि संविधान के बहुत सारे छोटे बड़े जो बिंदु हैं उनके लिए एक अच्छी सी समझ विकसित की जाए, और जिसके पास ये समझ है उसको यूपीएससी विशेष रूप से कहीं न कहीं उसको उन लोगों को एक रिवार्ड मिलता है बहुत अच्छे मार्क्स के रूप में। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि कई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। एम.वी. पायली की पुस्तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पे बहुत अच्छी मानी जाती रही है, लेकिन हम जो पुस्तक ज़्यादातर पढ़ते हैं दुर्गादास बसु, डी बसु की पुस्तक जो है मार्केट में अवेलेबल होती है और ये बड़ी ही सारगर्भित पुस्तक है। साथ ही आप जो हैं इस विषय के अध्ययन को और भी अधिक बेहतर बनाने के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप एक बार फिर पुनः एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ें तथा सुभाष कश्यप ने पब्लिकेशन डिवीज़न से उनकी कई किताबें पब्लिश हुई हैं, जैसे हमारी संसद जैसी पुस्तकें हैं, आवर पार्लियामेंट जैसी पुस्तकें हैं, और इसमें पार्लियामेंट का फंक्शन किस प्रकार का होता है, डे टू डे मीटिंग्स किस प्रकार के होते हैं, किसी मुख्य विषय पे बहस किस प्रकार से होती है, इन सभी बिंदुओं को रेखांकित करने का प्रयत्न इस किताब में किया गया है। तो हम लोग जो अलग अलग विषयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा कर रहे हैं उसमें इंडियन पॉलिटी के लिए, भारतीय राज व्यवस्था के लिए खास करके हम जिन किताबों की बातें करेंगे उनमें महत्वपूर्ण है डी बसु की किताब, सुभाष कश्यप की किताब और इसके अलावा एनसीईआरटी टेक्स्ट। यदि इतने के ऊपर विद्यार्थी कंसंट्रेट करता है तो निश्चित रूप से वह इंडियन पॉलिटी में अच्छे अंक प्राप्ति की आशा कर सकता है। यहाँ एक बात मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि संविधान में जो जो संशोधन हुए हैं वो किन परिस्थितियों में और किन उद्देश्यों से किए गए, यह विद्यार्थी को जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। और इस मामले में यदि कोई विवाद हो, कोई केस हो, तो उससे संबंधित प्रश्न बार बार यूपीएससी के अंतर्गत आता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि केशवानंद भारती केस है मौलिक अधिकारों से संबंधित, तो यह कई बार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सामने आया है। मिनर्वा मिल से संबंधित प्रश्न जो है वो सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से जो किसी न किसी रूप में मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित बातें रही हैं, इन पर आधारित प्रश्नों को पूछे जाने की प्रवृत्ति जो है हमें सिविल सर्विसेज परीक्षा में दिखाई पड़ती है। और इसीलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि वो लोग इंडियन पॉलिटी की एक गंभीर तैयारी करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि समसामयिक घटनाक्रम से बहुत सारे प्रश्न इंडियन पॉलिटी के जुड़े हुए होते हैं, और जो घटनाक्रम है
इन क्रम से जोड़कर, जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि लोकपाल का मामला या लोक आयुक्त का मामला बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा इस देश में जो है बनता जा रहा है। तो ये विद्यार्थी के मस्तिष्क में होना चाहिए कि ओम्बुड्समैन प्रणाली क्या है, लोकायुक्त की उपयोगिता क्या है, लोकपाल बिल का महत्व क्या हो सकता है, क्योंकि यह एक वर्तमान में बहुत बड़ा विषय बना हुआ है और इसलिए वह गंभीर रूप से इन बातों के ऊपर ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, ऐसा सिविल सर्विसेज परीक्षा में जो प्रश्न बनाने वाले होंगे वो निश्चित रूप से जानने की कोशिश करेंगे। आपके एग्जामिनर आपसे निकलवाने की कोशिश जरूर करेंगे, भले ही ये बात इंटरव्यू में उठकर आए, लेकिन ये बात उठकर जरूर परीक्षा में आएगी, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण विषय है, जनसंघर्ष का विषय है और इसलिए देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में इसका एक विशेष महत्व बन जाता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा विद्यार्थियों को कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक उनके लिए बहुत ही रोचक और बहुत ही प्रभावशाली विषय है, पर इसके लिए भी उनको एक बहुत उपयुक्त स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। मैंने जैसा आपको कहा है पहले कि भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आप इसके आधारिक चरित्र को समझिए। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, नेहरू महानुबोलिस फॉर्मूला क्या है, जिसके आधार पर निश्चित रूप से भारत के आर्थिक सिद्धांतों को विकसित किया गया है। तो इन विषयों को गंभीरता से समझने के लिए गैर उपनिवेशिक जब स्थिति बनी भारत की, भारत स्वतंत्र हुआ तो उसने उपनिवेशिक व्यवस्था से, औपनिवेशिक व्यवस्था से जो उत्पन्न दुर्बलताएं थी उनको दूर करने की किस किस रूप में कोशिश की गई और इसके लिए कौन कौन से मानदंड अपनाए गए। यहाँ हम ये आपको बताना चाहेंगे कि यह विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है जानना, खास करके यदि कोई अर्थव्यवस्था में नया कदम उठाया गया हो, कोई नई योजना लागू की गई है। मैं उदाहरण के लिए कहूँगा कि नरेगा या मनरेगा जैसी योजनाएं आती हैं, या प्रधानमंत्री के द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण की कोई योजना आती है, या इसके पूर्व में ट्राइसेम जैसे प्रोग्राम चलते थे, गरीबी हटाओ जैसे नारा था और उससे संबंधित प्रोग्राम्स थे बहुत सारे इस देश में। तो आर्थिक विकास राष्ट्र का और खास करके एक लोक कल्याणकारी राष्ट्र का, भारत का कैसे हो और उसके लिए सरकारी योजनाएं किस किस तरह की हैं, इसके बारे में हम लोगों को निश्चित तौर पे जानकारी अपने पास इकट्ठा करनी चाहिए। और इसके लिए 2 मैगजीन मैं आपको पढ़ने की सलाह दूंगा। योजना और कुरुक्षेत्र को आप रेगुलरली अच्छे तरीके से पढ़ें, जिससे कि आपको देश में विकास के लिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिल सकेगी। खास करके पर्यावरण संबंधित मुद्दे, ग्रामीण विकास से संबंधित मुद्दे, ग्रामीण स्तर पे रोजगार संबंधित मुद्दे, या नगरों के विकास के संदर्भ में योजनाएं किस प्रकार की बनी हैं, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने की कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि देश का बजट क्या है इस वित्तीय वर्ष का, उसका आप सांगोपांग अध्ययन करें, पूरी तरह से अध्ययन करें। परीक्षा में से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण विषय है वह है भारत में औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के विकास का, भारत में अधोसंरचनाओं के निर्माण का। इसी प्रकार से हम कई बार देखते हैं कि बैंक रेट के संदर्भ में प्रश्न आते हैं, या हम देखते हैं कि कई बार प्रश्न जो है वो ऐसे प्रश्न आते हैं जो वैदेशिक आर्थिक संबंधों को निर्धारित करते हैं। तो इसलिए हमें अर्थव्यवस्था की भी गंभीर तैयारी करनी चाहिए। और इस संदर्भ में मिश्रा एवं पुरी की पुस्तक बहुत उपयोगी मानी जाती है इंडियन इकोनॉमी पे, और रुद्रदत्त एंड सुंदरम इनके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर लिखी हुई पुस्तक बहुत अच्छी मानी जाती है। तो मिश्रा और पुरी और रुद्रदत्त और सुंदरम और इसके साथ ही साथ एनसीईआरटी टेक्स्ट, यदि आप इनके ऊपर ध्यान देते हैं, योजना और कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन्स को आप रेगुलरली पढ़ते हैं, तो इससे आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को करने में कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। जो वर्तमान में जो पंचवर्षीय योजना चल रहा है, इसका एक सही प्रकार से आप विश्लेषण जरूर कर लें। आप ध्यान रखें कि योजनागत विकास की नीति हमने क्यों अपनाई,
हमने क्यों प्लानिंग कमीशन गठित किया, इसका उद्देश्य क्या था, फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्यों बनी, राष्ट्रीय विकास परिषद क्यों बना, इनका क्या उद्देश्य रहा। और जब हम लोगों ने ये नीतिगत फैसला किया, देश ने फैसला किया कि हम देश में योजनाबद्ध विकास को लेकर आए, तो जितनी भी योजनाएं आई, प्रथम योजना से लेकर आज तक की जो योजना है, इनकी दिशा क्या रही, किस खास योजना में हमने किन किन विषयों को लिया और उन पर हमने किस प्रकार की सफलता पाई। तो योजनाबद्ध विकास का जो भारत में स्वरूप है, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, उनके ऊपर विशेष रूप से हम लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें काफ़ी फायदा मिलेगा। इसी तरह से इनसे जुड़े बहुत सारे विषय, जैसे मैंने अधोसंरचना के प्रश्न को कहा, विद्युत का प्रश्न, हमारे पास वैकल्पिक क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। यूपीएससी विकास परक जो एक अर्थव्यवस्था है, विकासशील जो अर्थव्यवस्था है, उसके लिए क्या क्या मानदंड हो सकते हैं, इसको ध्यान में रखकर प्रश्न पूछती है। और जैसे पुनर्नव्य रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, जहाँ तक मेरी स्मृति जाती है कि कई बार यूपीएससी ने इन प्रश्न को पूछा है। सौर ऊर्जा से संबंधित प्रश्न को पूछा है, विंड एनर्जी से संबंधित प्रश्न को पूछा है। इसी तरह से जो भी पुनर्नव्य ऊर्जा के स्रोत हैं, इनके बारे में जानकारियाँ, इनसे संबंधित जानकारियाँ उन्होंने पूछा है। कई बार तो यूपीएससी बड़े ही आधुनिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को भी पूछ लेती है। छोटे प्रश्नों में न्यूक्लियर मेडिसिन पर कभी यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, कभी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के उपयोग के ऊपर पूछा है। हम विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी पे यदि अर्थव्यवस्था से उसकी ओर शिफ्ट करें, तो आधुनिक भारत के विकास में विज्ञान और तकनीकी की किस प्रकार से भूमिका है, इसके बारे में यूपीएससी हमेशा अच्छे प्रश्न पूछती है। और ये क्षेत्र है जहाँ हमें ध्यान देना चाहिए। तो विज्ञान और उद्योगिकी के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक तो हम अखबारों से जो नई उपलब्धियां हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करें। मैं आपको उदाहरण के तौर पर देता हूं कि यदि हम कोई नया अग्नि प्रक्षेपित कर रहे हैं, तो इस अग्नि को प्रक्षेपित करने का उद्देश्य क्या है, इसकी मारक क्षमता क्या है, इसके प्रोपेलेंट्स कैसे होंगे, क्या होते हैं, इन सब के बारे में एक सामान्य सूचना हमारे पास होना चाहिए। लेकिन इससे हमें ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखना है, हम किसी चीज़ का निर्माण किस उद्देश्य से क्यों कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक डिटरेंट होगा, हमारे लिए हमारे रक्षा का एक रक्षक के रूप में कार्य करेगा। लेकिन क्यों, हमारी आखिर चुनौतियाँ क्या हैं कि हम इस क्षेत्र में विकास के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं। इसीलिए हमने चंद्रमा पर कोई मिशन भेजा, तो उसका उद्देश्य क्या था। किसी भी वैज्ञानिक उपलब्धि जो हम प्राप्त करते हैं, उसके लिए पहले कोई निर्धारित योजना होती है, एक मिशन होता है। तो इन मिशंस को हम किस रूप में अचीव करने की कोशिश करते हैं और कितना अचीव कर पाते हैं, इसके बारे में हमारे पास जो है जानकारी निश्चित रूप से होना चाहिए। इवन मिलिट्री साइंस के कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय सेना को क्या कब प्राप्त होता है और किस माध्यम से प्राप्त होता है, इससे भी संबंधित प्रश्न कभी एक या दो प्रश्न जो है ऐसे पूछे जा सकते हैं। किसी पनडुब्बी विशेष का नाम देकर कई बार पूछा जाता है, किसी मिसाइल विशेष का नाम देकर पूछा जाता है। यानी कि आपसे अपेक्षित किया जाता है कि आप आधुनिक विकास की दिशा में होने वाले हर किसी चीज़ के बारे में परिचित हो। यहाँ आपको मैं बता दूं कि रूरल टेक्नोलॉजी का देश के विकास में बहुत ही बड़ा योगदान है और कई बार हम विद्यार्थी इन टेक्नोलॉजीज़ का क्या संज्ञान लेना, इसके बारे में जानने और समझने की कोशिश नहीं करते, जो कि यह एक यूपीएससी के दृष्टिकोण से उचित कदम नहीं है। यूपीएससी बार बार ये जानना चाहती है आपसे कि आप किसी मशीन की आंतरिक संरचना से भले ही परिचित नहीं हो, सुपर कंप्यूटर कैसे बना है यह आप भले ही नहीं जानते हो, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि सुपर कंप्यूटर की उपयोगिता कहाँ कहाँ है। मीटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में उसकी उपयोगिता है, सेना के लिए भी क्या कोई उपयोगिता है, कोई नेशनल डेटाबेस बनाने के लिए उसकी उपयोगिता है, या किसी न्यूक्लियर रिसर्च में उसकी उपयोगिता है। तो आप इन सारे बिंदुओं को जानें कि किसी भी मशीन की, किसी भी चीज़ की आखिर हमारे राष्ट्रीय विकास में उसकी उपयोगिता क्या है, महत्ता क्या है। तो यह आप जो है वो जानेंगे, तभी शायद आप अपने प्रश्नों को सही रूप में उत्तर दे पाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य, हेल्थ
से संबंधित प्रश्न भी कई बार, छोटे प्रश्न ही सही, लेकिन ऐसे प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, खास करके सरकार की कोई इस प्रकार की योजना हो या सरकार ने भारत में किसी व्यक्ति ने कोई विशेष उपलब्धि इस दिशा में पाई हो तो उससे संबंधित जानकारी भी ले ली जाती है। विदेश नीति एक और महत्वपूर्ण विषय है और भारत की वैदेशिक नीति के आधारिक तथ्य क्या क्या हैं, आधारिक दर्शन क्या क्या है। पड़ोसी देशों के साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध हो, कभी पंचशील का सिद्धांत नेहरू जी ने दिया, उसके आधार पर हमने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध स्थापित किए। कालांतर में सार्क देशों का एक समूह उभर कर आया और कई कई चीज़ें हमारे पास न्यूज़ में आती रहती हैं। साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात होती रहती है, नाटो के देशों के साथ संबंधों की बात होती है। इसी तरह से जो एशियन टाइगर्स हैं उनके साथ हमारे संबंधों के बारे में पर चर्चा होती रहती है। और आपको जैसा कि मालूम है कि राजनयिक किसी भी संबंध का एक बड़ा पक्ष आर्थिक विकास होता है, आर्थिक मुद्दे होते हैं। और इसी तरह से भू राजनीतिक जो दुनिया में जो संबंध है उसका जो आर्थिक आयाम है, आर्थिक पक्ष है, वह हमेशा महत्वपूर्ण होता है। तो इससे संबंधित प्रश्नों के मामले में हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। आपको जैसा कि जानकारी भी होगी यदि आप सिविल सेवा के सही अर्थ में प्रतिभागी हैं कि दुनिया के किन किन क्षेत्रों में कहाँ किस प्रकार के राजनीतिक आंदोलन हैं, लोकतांत्रिक आंदोलन है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बात करें, म्यांमार की बात करें तो वहाँ किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, किस प्रकार का वैचारिक संघर्ष वहाँ पे है, या मिस्र में जो कुछ हुआ आप उससे परिचित हैं या नहीं हैं, किस तरह का परिवर्तन मिस्र की जनता चाहती है, पश्चिमी एशिया में क्या हो रहा है। तो दुनिया में जो विश्व में जो घटनाक्रम है, समसामयिक घटनाक्रम है, उस संदर्भ में विदेश नीति को देखें। भारत के आर्थिक पक्षों को ध्यान में रखकर भारतीय विदेश नीति को देखें, क्योंकि जितना सुंदर विश्लेषण आप अपने प्रश्न का उत्तर देने में करेंगे इन जानकारियों के आधार पर, उतने ही अच्छे अंक भी आपको सिविल सेवा परीक्षा में आएंगे। और कुछ देशों के साथ खासकर जो हमारे संबंध हैं, पाकिस्तान के साथ भारत का संबंध, चीन के साथ, रूस के साथ, अमेरिका के साथ, यूके के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, मॉरिशस जैसे देश का, आज के अखबार को देखें तो भारत का जो राजनीतिक संबंध मॉरिशस जैसे देश से है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बनता है सिविल सेवा की परीक्षा के लिए। खास करके जब आप कोई स्ट्रेटजिक अलायंस क्रिएट करते हैं ग्लोबल स्पेक्ट्रम पर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिविल सर्वेंट के रूप में आप उन संबंधों के जो मूलभूत बिंदु हैं उनसे परिचित हैं या नहीं परिचित हैं। तो यह जानने की कोशिश हमें करनी चाहिए। और इसलिए विश्व के घटनाक्रम के ऊपर और साथ ही साथ भारतीय विदेश नीति के बदलते आयामों के ऊपर हमें जानकारी निश्चित रूप से रखनी चाहिए। तभी हम एक सिविल सर्वेंट के रूप में एक व्यापक दृष्टिकोण, एक व्यापक मत रख सकते हैं अपने उत्तर में। इन सब एक मूल बिंदुओं के अलावा एक छोटा सा बिंदु और है। जब खास करके हम सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रपत्र देखें तो उसमें भारतीय संस्कृति और विरासत से भी प्रश्न पूछते हैं। जो शास्त्रीय नृत्य की शैलियाँ हैं, क्षेत्रीय नृत्य की शैलियाँ हैं, लोक कलाओं का क्षेत्र है, इनसे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और कई बार तो शास्त्रीय संगीत के किसी वरिष्ठ कलाकार का नाम भी वो पूछ लेते हैं, किसी घराने का नाम पूछ लेते हैं कि ये कौन सा घराना है। 2 अंक के जो प्रश्न आते हैं उसमें से मैं जैसे उदाहरण दूं, अमता घराना या ग्वालियर घराना, इस तरह के नाम देकर वो जानने की कोशिश करते हैं कि भारत की जो सांस्कृतिक विकास यात्रा है उसको भी विद्यार्थी किस रूप में समझता है या नहीं समझता है। आपके लिए बहुत ही आवश्यक है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ साथ आप जो आधुनिक भारत की जो संस्कृति और समाज है और किस तरीके से विगत 200 वर्षों में 19वीं और शताब्दी और 20वीं शताब्दी में भारत ने अपने सांस्कृतिक जीवन शैली को एक नई दिशा दी है, जो निश्चित रूप से उसके पुराने चिंतन और पुराने आधारों पर टिकी हुई है। लेकिन वो लोग कौन कौन से हैं, संस्थाएं कौन कौन सी हैं जिन्होंने इन संस्कृतियों को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। तो इस संदर्भ में भी आपकी जानकारी, आपके पास दृढ़ जानकारी होनी चाहिए भारत के
नृत्य शैली की परंपरा, गायन शैली की परंपरा, भारत की लोक कलाओं के ऊपर भी आपको जो है जानकारी विशेष रूप से रखनी चाहिए। और अंत में सबसे मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा कि गांधी, नेहरू, टैगोर, अंबेडकर जैसे विचारकों के जो राजनीतिक विचार रहे हैं, इनकी भारतीय लोकतंत्र में अपनी उपयोगिता है, इनका अपना विशेष महत्व है। तो इनके राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय विचार से जरूर परिचित होने की कोशिश करें। नेहरू जी किस प्रकार के भारत का निर्माण करना चाहते थे, उनके पास भारतीय विकास के लिए कौन कौन से तार्किक आधार उन्होंने तय किए थे, या महात्मा गांधी थे तो गांधीयन इकोनॉमी का क्या तात्पर्य होता है, गांधी जी की सामाजिक सोच क्या थी, गांधी जी वर्ण व्यवस्था को किस प्रकार से देखते थे, ऐसे प्रश्न भी यूपीएससी ने पूछा है। तो इस तरह से अंबेडकर जी की दृष्टि भारत के प्रति सामाजिक दृष्टि क्या थी, ये सारे विषयों को आप जब ध्यान में रखेंगे, आप एक सिविल सेवा की परीक्षा के लिए केवल चयन के हकदार नहीं होंगे, अपने चयन के बाद आप भारत और भारत के शासन के साथ न्याय कर सकेंगे। धन्यवाद। एक दर्शक हैं, बिहार से हैं, मोहम्मद चांद आलम साहब हैं। नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मैंने अभी आईटी किया है मैथ से, और सर आगे चल के सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूँ। कि हमें मैथ के अलावा और कोई दूसरा सब्जेक्ट कर सकता हूँ मेन में? मैथ के अतिरिक्त सर मैथ से मैंने आईएएस किया है, और मैं चाहता हूँ कि मैथ मेन सब्जेक्ट रखे मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूँ सर। जी जी, अच्छी बात है। मैथ्स तो मैथमेटिक्स सामान्य अध्ययन में भी उपयोगी है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि सांख्यिकी का एक भाग है, और जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होता है उसका सिविल सेवा परीक्षा में बड़ी महत्ता बढ़ी है। सिविल सर्विसेज जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें भी मैथमेटिकल एनालिसिस का महत्व थोड़ा बढ़ गया है, और मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्न, कुछ एक प्रश्न जो हैं वो सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन में भी पूछे जाते हैं। तो आपका मैथमेटिक्स वहाँ आपकी मदद करेगा, और साथ ही मैथमेटिक्स का एक बड़ा लाभ आपको मुख्य परीक्षा में मिल सकता है, क्योंकि यदि आपके उत्तर बिल्कुल ठीक है तो वहाँ अधिकाधिक मार्क्स आपको मैथमेटिक्स में प्राप्त होंगे। और इनका उसमें मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथ्स क्या रहेगा? ऑप्शनल सब्जेक्ट, हाँ, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथ एक बहुत ही अच्छा विषय हो सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको अंक लाने की बड़ी संभावना होती है ना। अन्य विषयों की अपेक्षा मैथमेटिक्स में अंक लाने की बड़ी संभावना बनती है, क्योंकि दूसरी जगह आप विश्लेषण परक उत्तर लिखते हैं, व्याख्यात्मक उत्तर लिखते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में यदि प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है तो आप उसके लिए पूर्ण अंक आपको मिल सकते हैं, और 400 से 450 के बीच तक अंक जो हैं अच्छे विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स में प्राप्त होते हैं सिविल सर्विसेज में। तो आपके लिए बड़ी संभावना है मैथमेटिक्स के साथ अच्छा करना। चलिए, अच्छी बात है। इस प्रकार दोनों में लाभदायक, एक तो खुद मैथ्स में अच्छे मार्क्स आपको आ सकते हैं और सामान्य अध्ययन में भी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और जो अभी जो परिवर्तन हुआ है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, उसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह जो समाहित किया गया है, या एनालिसिस, डाटा बेस्ड एनालिसिस, तो उसमें भी इनको मदद मिलेगा। तो अगर आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हैं तो निश्चित तौर पे आपको इन मैथ्स का बैकग्राउंड होना एक लाभदायी साबित होगा, यही कह सकते हैं। और ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो स्टूडेंट्स चूज करे, खास करके तब जब वो उसका अपना समय सब्जेक्ट नहीं रहा है? क्या ऐसा कुछ बता सकते हैं? क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, देखते हैं। देखिए, सिविल सर्विसेज के बारे में कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये स्टूडेंट नहीं पास करता है, विषय पास करवाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। क्योंकि जब 2 लाख, 2.25 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में अपीयर होते हैं, तो कम से कम ये हमें मान के चलना चाहिए कि 75,000 विद्यार्थी, 90,000 विद्यार्थी बहुत ही गंभीर रूप से तैयारी कर रहे होते हैं। आप 1.25 लाख विद्यार्थियों को तो मान सकते हैं कि इस बार उन्होंने इसलिए अटेम्प्ट लिया है क्योंकि वो एक अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं परीक्षा है कैसी। लेकिन जब 75-90 हज़ार विद्यार्थी सीरियस हैं, गंभीर हैं परीक्षा के प्रति और अपीयर हो रहे हैं, तो वहाँ विषय का चयन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि कोई विद्यार्थी इस प्रकार का विषय लेता है जो पहली बात उसकी अभिरुचि के अनुरूप नहीं है,
तो वहाँ कई तरह की दिक्कतें होंगी, क्योंकि वो विषय के साथ वह न्याय नहीं कर पाएगा। दूसरा ये भी देखना जरूरी होता है कि जिस विषय में एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ हम किसी प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं, तो वहाँ हमारे लिए संभावना हमेशा अच्छी होती है और हम अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक तो जो सिलेबस का विस्तार है, सिलेबस जो है उसको बड़ जरूर ध्यान में रखना चाहिए और अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप का बैकग्राउंड जो है वो हिंदी लिटरेचर का है और आप अचानक से पाली लिटरेचर में चले जाएं। बेहतर यह है कि यदि आप हिंदी लिटरेचर के पृष्ठभूमि के हैं तो बाजार में लोग क्या कहते हैं, बाहर में लोग क्या कहते हैं, इस आधार पे पाली लिटरेचर नहीं लें। आप हिंदी में अच्छा कर सकते हैं, आप हिंदी लिटरेचर को लेकर चलिए। लिटरेचर कई बार बहुत हेल्प करता है। इसी तरह से जिस विषय का एक अपना व्यापक, हर विषय का बड़ा आधार होता है, लेकिन कुछ विषय के दार्शनिक आधार बड़े होते हैं, कुछ विषय के वैज्ञानिक आधार बड़े होते हैं। भूगोल एक विषय है जिसका वैज्ञानिक आधार बहुत दृढ़ है और ये बहुत एक सर्वसमावेशी विषय जैसा है, वह आपकी मदद करता है। इतिहास जैसा विषय एक सर्वसमावेशी विषय है, समाजशास्त्रीय अध्ययन में आपको यह मदद करता है, राजनीतिक व्यवस्था को समझने में मदद करता है, तो वह आपके लिए महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको यूपीएससी महत्व भी देती है। इसका एक खास कारण है क्योंकि अल्टीमेटली जो कैंडिडेट है, जो चयनित व्यक्ति है, उसको जाकर सरकार और प्रशासन में बड़ी भूमिका निभानी है। तो कुछ विषय ऐसे हैं, दर्शन जैसा विषय है, वो आपके लिए उपयोगी विषय हो सकता है, बशर्ते कि आपको दर्शन में व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि हो। ओके, तो मित्रों, एक खास बात है कि अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में विशेष रुचि है तो उसे कंटिन्यू करें। साथ ही आप आकलन इस आधार पर करें कि किस विषय को लेकर अधिक छात्र सफल हो रहे हैं। अगर 2, 4, 5 साल के आप एक एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस विषय में जो सक्सेस रेट है वो अत्यधिक है, और उसके बाद जो आपके पास सब्जेक्ट अवेलेबल सब्जेक्ट हैं जो जिसमें सक्सेस अधिक है, उसका भी एनालाइज करें अपनी रुचि के अनुसार कि इसमें मेरी रुचि है या नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको एक समझ डेवलप होगा कि हमें ये विषय पढ़ना चाहिए। सपोज जिस तरह से सर बता रहे थे अभी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, इतिहास इत्यादि सब्जेक्ट में सक्सेस रेट या समावेशी जो उसके गुण है उसके कारण आपको उसको ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको यह तय करना है कि किस में हम अच्छा कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी होता है कि सब्जेक्ट तो हम ले लिए लेकिन उसको पढ़ने में रुचि नहीं आ रहा है। जैसे इतिहास में कुछ डेट्स का प्रॉब्लम है, तो अगर जगह भूगोल लेते हैं तो उसमें आपको लोकेशन को याद रखना, तो आपको देखिए मेमोरी पैटर्न भी होता है। कोई नाम बहुत ज़्यादा याद रखता है, कोई फेसेस को ज़्यादा याद रखता है, कोई लोकेशन को ज़्यादा याद रखता है। तो इस तरह से अपने अभिरुचि को देखकर वो तय करें तो ज़्यादा अच्छा। आपका क्या कहना है सर? बिल्कुल, व्यक्तिगत अभिरुचि का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कारण क्या है कि जब तक विषय में आपकी रुचि नहीं होगी, आप उसकी गहराई में जाएंगे नहीं, आप उसे पढ़ेंगे नहीं, आप उसे आत्मसात नहीं कर पाएंगे। जब आत्मसात नहीं कर पाएंगे तो उसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। एक बात और हमेशा ध्यान में रखने योग्य बात होती है कि जिस विषय को आपने बचपन से गंभीरता से लिया है उसमें आपके पास संकलित ज्ञान इतना ज़्यादा ऑलरेडी होता है कि आपको मेहनत भी कम करना पड़ता है। तो जब आपके पास किसी विषय में संकलित ज्ञान है और वहाँ कम मेहनत करना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से आप बड़ा समय सामान्य अध्ययन के लिए देंगे, आप बड़ा समय अपने दूसरे वैकल्पिक विषय के लिए देंगे, और यह आपको एक कहीं न कहीं जो है वो समय के दृष्टिकोण से और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से लाभ देगा। एक हरियाणा से दर्शक हैं भगत सिंह जी। नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी भगत जी। हाँ जी, थैंक यू सर। मैं एक बात पूछना चाह रहा था। अभी जो रुचि की बात हो रही थी ना, एक लड़का MBA भी हो जाए, MSc भी हो जाए, लेकिन इसकी रुचि की बात थी जो तो क्या किया जाए? फिर से आप प्रश्न पूछेंगे? आपकी आवाज थोड़ा कटकट करा रही है। हेलो जी, फिर से सवाल करिए। हाँ जी, एक लड़का MBA भी कर जाता है, MSc भी कर जाता है, लेकिन उसकी जब जॉब में जाता है, मार्केट में जाता है, उसकी रुचि किस, तो उसकी क्या किया जाए सर? देखिए, जैसा कि मार्क्स का जो आपने विषय उठाया है और अभिरुचि, ये दोनों बातें लग सकती हैं आपको विरोधाभासी, लेकिन यूपीएससी में मॉडरेशन और स्केलिंग का सिस्टम भी है ना।
तो ये मानना कि कोई विषय कठिन है मार्क्स लाने के दृष्टिकोण से और कोई विषय आसान है सामान्य तौर पर, ऐसा होता नहीं है। बात यह है कि किस विषय पे को हम कितनी गंभीरता से लेते हैं, मुख्य बिंदु यह है। इंजीनियरिंग के छात्र भी सफल होते हैं कई बार वैसे विषयों को लेकर जो उन्होंने अपने बीटेक में नहीं पढ़ा होता है, बल्कि वो समाज ह्यूमैनिटीज़ के पेपर्स होते हैं। तो उनकी सफलता इसलिए नहीं मिल जाती है कि उन्होंने बस वो विषय ले लिया, उस विषय को उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ लिया और उन्होंने गंभीर अध्ययन किया, और जो उत्तर उन्होंने दिया वह उत्तर की शैली उनकी बड़ी वैज्ञानिक शैली थी, इसलिए उनको सफलता मिलती है। इसलिए विषय महत्वपूर्ण है, मैं इस बात को हमेशा कहूँगा, लेकिन विषय के साथ न्याय तभी आप कर पाएंगे जब आप उस विषय में अपनी एक अभिरुचि पैदा करेंगे। निश्चित तौर पे, क्योंकि बगैर अभिरुचि के उससे जुड़े हुए जो विविध पहलू है उसको एक अन्वेषण करने के या उससे जुड़े फैक्ट्स को इकट्ठा करने की आप में उत्सुकता नहीं बढ़ेगी। उत्सुकता नहीं बढ़ेंगे तो उतने सारे फैक्ट्स नहीं रहेंगे, तो एनालिसिस कैसे करेंगे। जैसे इतिहास का ही हम लोग लेते हैं, अगर औरंगजेब का अध्ययन करना है तो केवल औरंगजेब की नीतियों को अध्ययन करेंगे तब नहीं समझ में आएगा, लेकिन उस समय और समाज के अन्य क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे, उसके अनुसार क्या उनके नीति पर इफेक्ट पड़ा, उसको भी हमको देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि यूपीएससी के लिए एक होलिस्टिक विजन का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जब तक किसी भी विषय को समझने के लिए और उसको व्याख्यायित करने के लिए एक ऐसी दृष्टि नहीं है जिसमें उस विषय से संबंधित बहुत सारे पहलुओं को आप सामने संकलित करके ला सकते हैं, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि यदि आप नालंदा विश्वविद्यालय एक शब्द लिखा गया है और आप उसके ऊपर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, यदि आप नालंदा का वर्णन केवल एक प्राचीन महाविहार या विश्वविद्यालय के रूप में करते हैं, आपका उत्तर एकांगी होगा। आपको नालंदा एक कला विद्यालय का भी नाम था, नालंदा एक कला क्षेत्र भी था, नालंदा एक दार्शनिक अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र था, नालंदा की वास्तुकला बहुत महत्वपूर्ण एक विषय अपने आप में बनती है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग अपने दर्शक का सवाल लेते हैं। लक्ष्या हैं हरियाणा से। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर हम अच्छी बुक्स कहाँ से ले सकते हैं? अच्छे बुक कहाँ से ले सकते हैं? आप अच्छे बुक्स कहाँ से ले सकते हैं? हरियाणा में कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा में कहाँ के रहने वाले हैं, पहले ये बताएं। क्योंकि दिल्ली में तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ से आप ले सकते हैं, खास करके यूनिवर्सिटी एरिया में। जो बिल्कुल, यूनिवर्सिटी एरिया में पटेल चेस्ट है, वहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी पुस्तकें लेते हैं। और इसी तरह से बेरसराय एक दिल्ली में जगह है, वहाँ पे किताबों की बहुत सारी दुकानें हैं जो सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखकर किताबें उपलब्ध कराते हैं, तो आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं यदि आप दिल्ली आना जाना आपका है तो। हरियाणा में भी होंगे, लेकिन हाँ, हरियाणा में भी हैं। आप चंडीगढ़ से प्राप्त कर सकते हैं, कुरुक्षेत्र में काफ़ी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। या अपने बुक सेलर अगर छोटे शहरों से हों तो वहाँ के जो दुकानदार हैं उनको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि हमें इन विषयों का अध्ययन करना है, इस पर ये बुक है तो मंगवा देते हैं। कैसे भी जो इस तरह से भी लोग करते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। ये भी समस्या है लोगों को। और नोट्स के बारे में क्या, नोट्स के बारे में आपको क्या कहना है? जो यूपीएससी के देखिए, सबसे अच्छा नोट्स वो है जिसको आप खुद तैयार करते हैं, क्योंकि वो आपकी भाषा में होता है, आपकी शैली में होती है, आपको उसे अपने स्मरण में रखने में सुविधा होती है। दूसरे के नोट्स की भाषा को हो सकता है कई बार आप बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए। वैसे ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है दिल्ली में, वो अपने नोट्स तैयार करते हैं। फिर भी मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि यूपीएससी के लिए जितना पढ़ना ज़रूरी है उससे ज़्यादा लिखना ज़रूरी है। आप लिख कर प्रैक्टिस करें। विद्यार्थी वही सफल होते हैं जो जिनको लिखने की जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। यदि आपने काफ़ी पुस्तकों का अध्ययन किया है और आपके सामने बहुत सारे तथ्य हैं, तब भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप परीक्षा में अच्छा कर देंगे। परीक्षा में अच्छा करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने संकलित तथ्यों को समायोजित रूप में उत्तर में कैसे ढालते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि यदि आप
कम से कम सप्ताह में विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न को लिखें और लिखकर किसी उपयुक्त व्यक्ति से दिखलाएं कि इसमें कमियां क्या क्या हैं। यदि आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो आप स्वयं मूल्यांकन करने की कोशिश कीजिए कि ये उत्तर कितना सटीक है। वो मापदंड क्या होना चाहिए स्व मूल्यांकन का? स्वमूल्यांकन आप कैसे करें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने सामने रखा है। स्वमूल्यांकन में सबसे पहले आप यह देखिए कि कितनी पंक्तियां आपके उत्तर में ऐसी हैं जो किसी खास न तो तथ्य को प्रकाशित कर रही हैं न निष्कर्ष को सामने ला रही हैं। उनको आप कट शॉर्ट करना सीखें, क्योंकि यूपीएससी में सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है कि आप कितनी स्पष्टता के साथ एक समालोचनात्मक विश्लेषण किसी विषय का करते हैं। समालोचनात्मक विश्लेषण तभी आप सीख पाएंगे जब सबसे पहले आप इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स के ऊपर भी ध्यान दें। शब्द सीमा है प्रश्न की, उस शब्द सीमा के अंतर्गत आप कैसे अधिक से अधिक तथ्य सामने लाते हैं और अपना जो निष्कर्ष आप ड्रॉ करना चाहते हैं उसको भी कैसे रेखांकित कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे कम शब्दों का प्रयोग करके और बेकार के बातों को नहीं लिखकर आप अच्छा ला सकते हैं। जिस तरह से एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग ख़त्म करना चाहेंगे। सपोज कौशाम्बी पूछा लोकेशन में, तो कौशाम्बी आप उसको डॉट से दिखा रहे हैं तो ये तो क्लियर है कि आप कौशाम्बी कहाँ जानते हैं। अगर उसको लिखते हैं कि लखनऊ से इतने किलोमीटर की दूरी पे है, उत्तर में है, दक्षिण में है, तो ये अनावश्यक, बिल्कुल अनावश्यक होगा। आप कौशाम्बी के लिए लिखें कि इलाहाबाद से 52 या 56 किलोमीटर दूर है, आप रेखांकित कर चुके हैं मानचित्र में। तो आप तो लिखें कि कौशाम्बी से प्राप्त आरंभिक पुरातात्विक अवशेष कब के हैं और कब तक वह एक परमानेंट साइट के रूप में एग्जिस्ट किया है और उसकी महत्ता क्या है। तो इस तरह का निर्णय और वो भी तुरंत निर्णय करना बहुत आवश्यक हो जाता है कि क्या लिखूं और क्या नहीं लिखूं, ताकि दोनों चीज़ क्लियर हो जाए। आप जो बताना चाहते हो और साथ में जो टेस्ट किया जाना चाहता है उसके अनुसार वो हो। तो मैं समझता हूँ कि मित्रों, आज के व्याख्यान से आपको यह लाभ जरूर मिलेगा कि सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे की जाए और सामान्य अध्ययन के कौन से पहलू ऐसे हैं जिस पर खास ध्यान दिया जाए। जिस प्रकार से सर बता रहे थे कि अगर इतिहास की तैयारी करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव की भी बता रहे थे, ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं तो कैसे करें, सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें, और लिखने की जो बात आई, लिखना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा जो आपके अंक जो आएंगे कम आएंगे, तो लिखने की आवश्यकता है, लिखने का प्रयास करें उसको। क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम आसान नहीं है, इसको करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और साथ ही एक उद्देश्यपूर्ण पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि इन बातों के साथ आप आज के लेक्चर को ही विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर आनंद वर्धन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से और सरल भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच।